नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में होंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए शिल्पा रावत और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स लेकर आएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। मार्केट फंडामेंटल पर मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल से होगी बातचीत। वहीं टेक्निकल्स और रॉकेट कॉल्स पर बात करने के लिए केडियोनॉमिक के फाउंडर सुशील केडिया से होगी एक खास चर्चा आपका। चलिए मार्केट का रुख करते हैं। इस समय डे हाई से हम फिसले ज़रूर, लेकिन अब थोड़ा लोअर लेवल पर सपोर्ट लेने की निफ्टी कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी करीब करीब 140 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 3:1, लेकिन सुबह 6:1 का था तो थोड़ा स्लिप आया। ONGC अभी भी निफ्टी का टॉप गेनर, करीब करीब 0.4% ऊपर। टाटा कंज्यूमर, टाइटन, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स और रिलायंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय तेज़ी दिखाई देगी। निफ्टी में जहां तक वीकनेस का सवाल है, उसमें सबसे ऊपर TCS नंबर्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। परसों उससे पहले करीब 1.5% नीचे। उसके अलावा हल्की सी वीकनेस आपको दिखाई देगी HDFC बैंक में। FNO स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, उसमें आज का क्लियर कट लूजर्स में PVR आइनॉक्स, जोमेटो और इन्फोएज, तीनों स्टॉक्स 3.5 से 5.5% के करीब नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। और ऊपर जो स्टॉक्स हैं उनमें बायोकॉन और UPL आपको दिखाई देंगे। वीरो ओके, तो यहाँ थी अब तक की ये छोटी सी समरी। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,683 पे, निफ्टी बैंक इस वक्त लगभग 50,54 पे। चलिए अब एक काम करते हैं। हालांकि इस बीच एक बात कहने लायक है यहाँ पर कि IT में नुकसान बढ़ता हुआ और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी IT डे लो। शिल्पा राव जी, राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से यहाँ भी शिरकत करेंगे। विकास सालुंके और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आज की लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर। और इंडोफार्म्स इक्विपमेंट लगभग 50 रुपये ऊपर, 265.55 के स्तर पे। और अब एक काम करते हैं, व्यूज़ लेते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स आज के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने मिल सकती है इंट्राडे में, बट मुझे लगता है दोनों भी मेरे जो काउंटर है वो बाय साइड में रहेगा। पहले रहेगा नवीन फ्लोरो के, हम यहाँ पे 3400 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने मिलेगा। लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा था कि अच्छा खासा रिट्रेस हुआ था। लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिली। 200 DMA के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 3560 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3340 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। एक लॉन्ग टर्म एवरेज प्लस जो RSI यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा नवीन फ्लोरो 3560 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा वेदांता। वेदांता में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट आधे घंटे में जो मोमेंटम देखने मिला है, वो यहाँ पे वापस एक पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। नीचे में 442 का स्टॉप लॉस लगा के वेदांता को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 472 के आसपास के टारगेट वेदांता में निकल के आ रहे हैं, और एक अच्छा सा पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। 200 DMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये काउंटर लेते हुए देखने मिल रहा है, तो 100 के सपोर्ट से ये वापस मुझे लगता है अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। 472 का टारगेट यहाँ पे वेदांता में आते हुए देखने मिल सकता है। वेदांता से आपका एक बाय कॉल है। अच्छा नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले खरीदारी वाला ट्रेड है केमिकल स्पेस में से SRF। ओवरऑल सारे ही केमिकल स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम हम आज देख रहे हैं। तो SRF में एक फॉलोअप मूव हमें 2360 से 2400 तक का देखने को मिल सकता है। करंटली 2320 के आसपास ट्रेड हो रहा है स्पॉट में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 2280 का। 2280 के स्टॉप लॉस से SRF को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 2370 और 2400 तक की अपसाइड हमें SRF में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा NBFC स्पेस में से थोड़ा सा दबाव हम देख रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं और स्ट्रक्चर थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो एक फॉलो मूव ऑन द लोअर साइड 584 से 576 तक का देखने को मिल सकता है। तो 576 तक के टारगेट के लिए लोअर साइड में LIC हाउसिंग फाइनेंस को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 600 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये जो NBFCs में ये दो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड कैनपिन होम्स, सबसे ख़राब टेक्निकल सेटअप्स अगर NBFCs में किसी का है तो ये दोनों स्टॉक्स का है। शिल्पा जी, आपके दोनों रेट्स।
जी, मेरा भी एक बाय एक सेल रहेगा। जो सेल रहेगा वो एमसीएक्स में रहेगा। एमसीएक्स अभी लेवल्स तोड़ रहा है जहाँ पे मुझे लगता है कि क्रूशियल लेवल्स टूटे हैं। यहाँ पे 5500 का इसका मुझे लगता है 1-2 दिन का एक टारगेट होना चाहिए। 5900 के स्टॉप लॉस से किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 5700 का पुट जो रफली 190 रुपीस के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 130 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 300 से लेके 350। और दूसरा मेरा बाय रहेगा यूपीएल में। यूपीएल मुझे लगता है 530 के स्टॉप लॉस से आप इसमें अभी लॉन्ग जा सकते हैं एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 555 से लेके 560। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, ये ट्रेड्स पूरे हो गए, अभी एक ट्रेड और बाकी है, लेकिन मेरे को जरा प्लीज़ निफ्टी आईटी का पूरा कंट्रीब्यूशन दिखाइए स्टॉक्स का जरा। मैं इसलिए देख रहा था कि अब निफ्टी आईटी जो है वो कोलैप्स होना शुरू कर रहा है। ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ जो कि सुबह सबसे स्ट्रॉन्ग था वो अब कोलैप्स होता हुआ, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ टेस्टिंग इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़ा अलर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, बट निफ्टी आईटी की एक टेंडेंसी है कि जब जब ये अपना 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ता है तब तक इंट्राडे में एक बड़ा कोलैप्स आता है। ये हुआ था ठीक 31 दिसंबर को। तो निफ्टी आईटी अब 250 अंक नीचे है, तो और मैं एग्जैक्टली ये अपना जो है 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज वहीं पे खड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो प्रेशर पॉइंट जनरेट करता हुआ। अनुज, वाकई आज निफ्टी आईटी कोलैप्स होता हुआ है ना, 23,413, देखो, एक चीज़, 43,413। हाँ, एक चीज़ है, देखिए मार्केट में जब मार्केट वीक होता है ना, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रीज़न आ जाता है। जब मार्केट बुल मार्केट में होती है तो आपको याद होगा कोई ना कोई इंडेक्स, कोई ना कोई स्टॉक आकर मार्केट को ऊपर खींच लेता था, है ना। लेकिन जब मार्केट वीक होती है, आपको याद होगा जब 3 साल पहले वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, उसमें मतलब हमारी टीम इतनी वीक हो गई थी, कोई ना कोई जिता देता था, कभी रहाणे, कभी पुजारा, कभी वो इवन नटराजन, ऋषभ पंत, मतलब ऐसे ऐसे हमको हीरो मिले थे उस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आपको पता था कि सब फ्लॉप होंगे सिर्फ बुमराह को छोड़कर। तो इस समय की मार्केट वो ये वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी है, जिसमें आपको पता है कि ये टिकने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं से आके हिट विकेट होगा या कुछ ना कुछ होगा। कौन करेगा उसको पता नहीं, लेकिन होगा ज़रूर, वो स्लिप पे कैच होगा ही होगा, वो आप बेट ले सकते हैं। तो ये इसके लिए पहली ट्रेड तो हमारी यही थी कि एक बार 23,800 फेल होगा, वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी। वो ट्रेड मेरे ख्याल से प्ले आउट हुई। अब आपको उस ट्रेड में रहना है नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स का मैंने ऑप्शंस देखे हैं, 100 रुपये के ऑप्शंस ऑलरेडी 250 रुपये हो गए हैं। तो अगर आपने वो ट्रेड प्ले कर ली, अच्छा पैसा बन गया आपका, वेल एंड गुड। वैसे मेरा मानना ये है कि आज मार्केट ना कल जैसा कोलैप्स नहीं करेगा, थोड़ा मार्केट आज बीच बीच में फाइट देगा, क्योंकि कल मार्केट को एक थोड़ा सा फियर फैक्टर, पैनिक फैक्टर जो मिला था, उसको मार्केट ने ओवरनाइट थोड़ा सा सोच समझकर एक व्यू तो लिया है कि नहीं, उस वजह से मार्केट इतना नहीं गिरना चाहिए था। तो आज एक होप ये रहेगी कि सेकेंड हाफ में शायद एक और शॉर्ट कवरिंग बने हो, लेकिन बड़ी ट्रेड जो है ना वो सेल ऑन रैली की है, ये आज मार्केट ने साबित कर दिया फिर से एक बार। जी हाँ, वाकई। और हम इस वक्त दिन के लोवेस्ट क्लस्टर पे हैं, बस समहाउ बैंक निफ्टी 50,000 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर ट्रेड करता हुआ। और वो जरा पीवीआर आइनॉक्स दिखाइए एक बार। पीवीआर आइनॉक्स अब 6.25% नीचे, 1180। राजेश पालविया जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेन जी, पहला ट्रेड लॉन्ग साइड का है और उसमें ब्रिटानिया यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक एक करेक्शन के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन लोअर बैंड पे यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। थोड़ा अट्रैक्शन हमने कल के सेशन में भी एफएमसीजी बास्केट में देखा है और आज भी थोड़ा स्टेबल ही लग रहा है पूरा बास्केट। ब्रिटानिया एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक का अगर मोमेंटम 4890 4895 के ऊपर बनता है तो ये आज के सेशन में 4970 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ब्रिटानिया में हमें यहाँ पे बाय करने की सलाह है 4960 4970 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 4845 के आसपास। शॉर्ट साइड में जो स्टॉक सजेस्ट करेंगे वो रहेगा क्यूमेंस इंडिया। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है डाउन ट्रेंड की, स्टॉक में एक पुल बैक का अटेम्प्ट भी हुआ आज, लेकिन वापस वहाँ सप्लाई बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है हमें लगता है यहाँ फर्दर और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। डाउन साइड के टारगेट 3140 तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
स्टॉप लॉस रखेंगे शॉर्ट करने के लिए 32.15 के आसपास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि क्या किया जाए मार्केट में। प्रतीक जी, 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। सेल साइड में भी इनका लंबा तजुर्बा रहा है और बाय साइड पर तो खैर अब उन्होंने पिछले 1 साल में तो कमाल किया ही है। उनसे समझते हैं कि अब इस समय मार्केट में क्या रणनीति रहेगी। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। 2025 की शुभकामनाएं। बताइए कैसा कैसा लग रहा है। ये साल की शुरुआत तो वैसी हुई जैसा पिछला साल का अंत हुआ था। मार्केट में फिर एक बार थोड़ा सा पैनिक फैक्टर, फियर फैक्टर। कल की तो मैं एडवांस डिक्लाइन देख रहा था, मुझे याद नहीं लास्ट इतनी ख़राब एडवांस डिक्लाइन कब रही हो। इस समय मार्केट में क्या व्यू रखा जाए, इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करे? ये हमारे मुताबिक 2-3 चीजें हो रही हैं। एक, हर साल इस पीरियड में जो लास्ट क्वार्टर होता है, आपको ऐसे दिन देखने को मिलते हैं जबकि लोग बाग सिंपल शब्दों में कहूँ तो बुक कीपिंग करते हैं। टैक्स का ध्यान, एक बार ये बुक क्लोज करो, टैक्स पे करो। तो इस पीरियड में वो एक पीरियड आता है जब थोड़े सा मंदी का दौर रहता है। दूसरा, जैसे जापानीज बॉन्ड यील्ड अगर बढ़े तो जो येन कैरी ट्रेड होता है वो जब भी थोड़ा हिलता है तो मार्केट में कुछ समय का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि येन इज दी बोरोइंग करेंसी फॉर कैरी ट्रेड्स। तो वो भी शायद कल को थोड़ा था। और हाँ, ये जो भी नया वायरस है उसकी कल कुछ यहाँ पे पेशेंट्स आए थे, सो उसकी वजह से भी एक रिएक्शन जरूर आया था। पर कई सारी चीजें इसमें से ट्रांजिएंट हैं। और वायरस का भी जो है वो अभी तक जो समझ है उसके हिसाब से फॉर मोस्ट पीपल इट शुड बी लाइक अ नॉर्मल फ्लू वायरस। तो अगर ये सारी चीजें ट्रांजिएंट हैं तो जो अगर हमको मार्केट में मंदी का दौर दिखता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि जैसे पिछले कई सालों से हो रहा है कि ऑन डिप्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर कम्स इन स्ट्रॉन्ग। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रांगली मैनिफेस्टेड है, तो इस बार भी वैसा ही होगा। इट शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए तो फिर इस मार्केट में इस लेवल पर अगर इन्वेस्टिंग करनी हो तो कहाँ पर सबसे अच्छे मौके दिख रहे हैं आपको? इस करेक्शन के बाद कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं? नहीं, हमारा जो सोचने का तरीका है ना, वो हम क्या करते हैं, पहले थीम सोचते हैं कि कौन सी स्पेसेस में लंबे समय की ग्रोथ कायम रहेगी, और फिर वहाँ पे कौन से स्टॉक्स में वैल्यूएशंस ठीक है, उसके हिसाब से फिर भी बिल्ड दी पोर्टफोलियो। मोटा मोटा दिस इज व्हाट वी एंड अप डूइंग। तो अब अगर हम देखें थीम्स में जो पुरानी थी वो शायद इस साल भी चलेंगी, ऐसा हमको लगता है। उसमें जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे रिलेटेड थीम्स थी, जैसे कि केपेक्स या कंस्ट्रक्शन कहें, तो वहां पे चूंकि इस साल भी आप बजट में कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिस्कल डेफिसिट की टारगेट नीचे आएगी, तो शायद वहां पे ग्रोथ नहीं आएगी, शायद वहां पे फ्लैट लाइन देखने को मिलेगा। सो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रेलवेज हो सकती हैं, वहां पे ऐसा दिखेगा। डिफेंस हमको लगता है चूंकि जो भी ग्लोबली चल रहा है उसके अनुसार यहाँ पे वहाँ मतलब इस स्पेस में तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो शायद यहाँ ग्रोथ चलती रहेगी। बट जरूर है कि कुछ स्पेसेस में जहाँ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ग्रोथ काफी ज्यादा थी वहां पे नहीं रहेगी, तो वो एक थीम कम हो गई। पर साथ में ये जो साल है इसमें शायद जैसे बैंक्स हैं जहाँ पे काफी लंबा एक मायूसी का दौर रहा, एज वी गो डीपर कुछ स्पेसेस में, नॉट होल स्पेस, कुछ कुछ चुनिंदा बैंक, कुछ चुनिंदा एनबीएफसीज में वैल्यूएशन करेक्ट हो गई है हमारे मुताबिक, और अब ग्रोथ का फेज उनमें शायद बरकरार है। तो दैट इज एन एडेड स्पेस टू लुक एट। साथ में अभी ये ट्रम्प साहब आएंगे यूएस में, कैसे बदलाव करते हैं देखेंगे। उनके कुछ बदलाव जैसे कि
अगर कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम करते हैं तो वो शायद हमारी आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो वो हम जरा वेट करके देखते हैं। तो जो पुरानी थीम्स हैं वो मोटा मोटी चालू रहेंगी विद सम एक्सेप्शन, और नई कुछ स्पेसेस ऐड होंगी, ऐसा हमारा मानना है। ओके प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आज कुछ स्टॉक्स ऐसे कोलैप्स हो रहे हैं, ऑलमोस्ट कोविड काल की याद दिला रहे हैं। लुक एट PVR 1171। मुझे नहीं मालूम आपकी ये टॉक्ड अबाउट स्टॉक्स की लिस्ट में है या नहीं है, लेकिन आप एक व्यू दीजिएगा सर। बीते 5 साल में जहाँ पे कंज्यूमर का और कस्टमर्स का जो टेस्ट प्रेफरेंस, बाइंग बिहेवियर और उस प्रोडक्ट को डील करने का तरीका है, वो जो बड़ी तरीके से तब्दील हुआ है, वो एक स्पेस ये भी है। आज ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 2024 के हाइस के अगेंस्ट लगभग 700 रुपये ट्रेस होकर ट्रेड कर रहा है। इस पर आपका टेक क्या है सर? तो एक स्टॉक की मैं बात नहीं करता, पर अगर आप अपना बिहेवियर देखो, दोस्तों का बिहेवियर देखो, तो अगर हम पहले महीने में 2 बार ही जाके हॉल में पिक्चर देखते थे, अब शायद कई महीनों में 1 बार ही जाते हैं, और वो भी इसलिए कि हॉल याद आते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज कम्प्लीटली चेंज्ड। अनलेस यू गेट मूवीज जिसमें हॉल में जाके देखने में कोई अलग एक्सपीरियंस आए, वरना तो वो एक सोशल आउटिंग टाइप का हो गया कि चलो कहीं चलते हैं जहाँ भीड़ हो, और यू फील गुड वर्सेस वॉचिंग इट एट होम। तो हमारे हाउस में जो इस टाइप की बिजनेसेस हैं वो तो 2 सालों से जीरो है। ओके 2 साल से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सपोजर। अच्छा, अब आते हैं कुछ और ऐसी पॉकेट्स पे जहाँ पे थोड़ा पिछले समय में पेन बढ़ा है। ये प्रतीक जी, मेटल्स पे आप लोग क्या अप्रोच रख रहे हैं, बोथ इन बोथ क्लास, फेरस नॉन फेरस? क्योंकि मेटल्स में भी प्राइस डैमेज है, बट इस लेवल पे आपका व्यू क्या क्या इंक्लूड किया गया है, या फिर क्या क्या अवॉइड कर रहे हैं आप मेटल्स में? सो मेटल्स एज अ स्पेस हमारे यहाँ कम मिलती है, ना के बराबर मिलती है, क्योंकि मेटल कमोडिटीज ऑयल सारा कि वहाँ पे 2 लेवल का आपको एस्टिमेट लगाना पड़ता है पहले कि वो मेटल के प्राइस ही क्या होंगे, और उससे उनके प्रॉफिट आएंगे, फिर आप अपना आंकलन करो कि भाई स्टॉक प्राइस का क्या होगा। इट्स अ डबल गेसिंग गेम दैट गोज ऑन, दैट मेक्स द जॉब इवन मोर डिफिकल्ट। तो हम टिपिकली उससे दूर रहते हैं। मेटल्स में कुछ स्पेसेस हैं जो हमको इंटरेस्ट करती हैं, कि अगर कोई कन्वर्टर हो तो वो कन्वर्जन मार्जिन खा रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया बजाय कि एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर। तो कन्वर्टर्स हम फिर भी देख लेते हैं कभी कभी, बट बजाय इसके हम दूर ही रहते हैं, ऐसा मान के चलिए। मेटल्स में अगर आप सोचते हो कि कोई बीमारी आएगी जिसकी वजह से, या कुछ भी होगा जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो गई, तो मेटल के प्राइसेस में जनरली एक गिरावट का अनुमान होता है, और इंटीग्रेटेड प्लेयर्स को वो पूरी गिरावट अपने प्राइस में एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। प्रॉफिट्स बड़ा स्विंग करता है। कन्वर्टर को उतना नहीं होता क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी गिरता है, देयर द नंबर्स कैन बी स्टेडियर। सो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हाउस में मेटल जीरो है, पर बहुत कम। ये जो स्पेसेस है ना, वो वैल्यू मैनेजर्स की तरफ आपको ज्यादा मिलेंगी। वी आर आउट एंड आउट ग्रोथ फोकस्ड हाउस। हम जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और कई सालों तक स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, हम उन स्पेसेस को देखते हैं और वहां इन्वेस्ट करते हैं। वी आर अ ग्रोथ फोकस्ड मैनेजर। ओके, चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब थीम्स पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये इस समय मोतीलाल ओसवाल AMC का एक व्यू। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि इन शेयरों में, किन शेयरों में तगड़े एक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वो गोवा में आपने कहा था कि 1000 पॉइंट की रैली से पहले 1000 पॉइंट का ड्रॉप आएगा। अब काफ़ी बड़ा ड्रॉप तो आ रहा है मार्केट में। ये यहीं पर रुकेगा या फिर अभी और ड्रॉप बाकी है निफ्टी में? क्या 23,323,200 बचेगा या नहीं? अनुज जी, देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेटअप है, तो इसमें
अगर पीसीआर इस चार्ट को निफ्टी की मेरे स्क्रीन से दिखा पा रहे हैं तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेटअप है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद चार्ट दिख रही है। लेट मी चेक, चार्ट आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। तो ये देखिए, ये यहां से हमारी जो बात हुई थी, एक बार 24,300 जाएंगे और वापस यहां आ जाएंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं था। ये बेसिकली एक पैटर्न जो बन रहा है ना, ए बी सी, हो सकता है एक बार 23,400 जाके हम वापस 24,400 वापस आए और फिर टाइम पास करते करते थोड़ा सा टाइम या गुजार सकता है बाजार कि फिर से एक राउंड वापस 30,000 का दिखा दे। ज्यादा से ज्यादा ये एक लेग हो, फाइनल बॉटम इसी जगह हो जाए, एक या दो लेयर डर के, चाहे वो अब एचएमपीवी वायरस 20 साल से है संसार में, अब उसको लेके भय बना दिया, पीवीआर को कूट दिया। बेसिकली इंड्यूस्ड फियर का मार्केट मुझे लग रहा है। मैं रॉन्ग हो सकता हूं, बट अभी ये लग रहा है बस डरा धमका के बाजार माल छीन रहा है। इतना वेरिएशन हो जाए कि क्या तो हम अगले 7-8 दिन में 23,400, 23,300 का बॉटम बना देंगे, या 10-12 दिन में एक बार और दोबारा से उसको दिखा देंगे। इससे ज्यादा की जगह नहीं दिखती है। उसके बाद मुझे गोइंग इनटू द बजट खतरनाक तेजी अपने बाजार में लगती है, और बजट के बाद भी ये तेजी आगे सस्टेन कर जाएगी। तो अभी से बजट वाले दांव खोजने हमें चाहिए। ये मैं स्क्रीन पे जगह कम है इसलिए 26,000 ही जोड़ रहा हूँ, क्या पता 27,000 भी हो जाए हम फरवरी के मिडिल में, फरवरी के एंड तक। तो अगले कुछ दिनों में ये 400-500 पॉइंट का जो डर है, अब डरेंगे भी और कमाएंगे भी, दोनों काम तो होते नहीं, निडर होकर काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो मतलब इस समय बाइंग आप सजेस्ट कर रहे हैं फिर, और स्टॉक स्पेसिफिक अगर कुछ अच्छे ट्रेड्स बता सकें तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब अगर मैं आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में बताऊं तो जियो फाइनेंस हमें लगता है डबल हो जाएगा, 4 से 5 महीने का पर्सपेक्टिव लीजिए। और इसी साल 2025 में बजाज फाइनेंस हो सकता है आधा हो जाए, 8,100 दिखा के 4,100 तक गिर जाए। तो ऐसे में दो तरफा चाल है। अगर मैं ब्रोकरेज के स्टॉक्स पे आता हूं तो मोतीलाल ओसवाल में भी 1,300 की जगह लगती है। 40% हो गया, 900 का स्टॉक 1,300 हो जाए तो 40-45% हो गया। एंजल ब्रोकिंग 40-50% बढ़ जाए, पर ये सीडीएसएल बीएसई में 10% बढ़े और उसके बाद लंबा करेक्शन आ जाए, तो अलग अलग जगह स्टॉक्स स्प्रेड आउट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मेरे को लगता है, पता नहीं बजट में कुछ जस्टिफिकेशन आ सकता है क्या, बहुत ज्यादा तेजी लग रही है उन स्टॉक्स में, सबके सब 60-70-75% बढ़ जाए। बट एट द सेम पीएसयू बैंक्स में सिर्फ एक आईओबी का फाइनल बॉटम हो गया, लगता है वो डबल हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा और इंतजार, 4-5-7% का करेक्शन और हो जाए पीएसयू बैंक्स में, उसके बाद उनको भी दबा के लेंगे। पर बैंक निफ्टी के जो लार्ज स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इवन एक्सिस बैंक हो सकता है, इनसे परहेज रखेंगे। ये घूम फिर के बार बार करेक्शन देके इंडेक्स को दबाते रहेंगे। लार्ज बैंक्स को हमें शॉर्ट कर करके हेज करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पीएसयू बैंक्स को दबा के लेंगे। अब आप आ जाओ, अगर मेटल्स की स्पेस में आते हो, अपनी बात पहले भी हुई थी एमओआईएल, अब उसमें एक हायर बॉटम बन रहा है, और एमओआईएल यहां से लगता है मेरे को डबल हो जाएगा। 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव रखिए। मैंगनीज के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड शूट अप करते जा रहे हैं। अगर मैं मेटल्स की इस पिक के अलावा बाकी भी मेटल्स में ब्रॉडली करेक्शन हो लिया, थोड़ा सा और जगह बाकी है। ऑटोज में हम टाटा मोटर्स पे तेजी और बढ़ाते जाएंगे। ब्रिटिश पाउंड में कल बड़ा रिवर्सल आ गया, 20% की जंप वहां आती है, टाटा मोटर्स 40% बढ़ जाएगा। अभी हम 25% की बात लेके चलते हैं। तो मैं अगर इंश्योरेंस के स्टॉक से एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन दोनों में 40 से 50% तक की ऊपर जगह देखता हूं। एलआईसी ऑफ इंडिया भी 25 से 30% एक बार बढ़ जाए तो रिलायंस ओएनजीसी मार्केट को सामने से लीड करेंगे। तो अनुज, आईटी के स्टॉक्स में एक ब्रॉड बेस्ड करेक्शन आ जाए कि वो घटे ही नहीं है बिल्कुल, और उसके सिवा इवन मीडिया के स्टॉक्स में जिनमें कुटाई हो रही है, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था इनको, अपने वीरू को, कि पीवीआर को ऐसे पीटा जा रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में पीवीआर का भी बॉटम बन जाए, वापस 400-500 रुपए की तेजी हो जाएगी। तो सिलेक्टिव करेक्शंस हैं बाजार में, जो बहुत अच्छी बात है। और इंडेक्स एक अलग खेल है। 23,000 को आप बॉटम समझ लो, 26,000 को 27,000 को ऊपर की जगह समझ लो, 2025 का पर्सपेक्टिव है। पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में टाइम टू टाइम करेक्शन हो जाने के बाद पकड़ पकड़ के 25-30-40% तक कमाने की जगह अभी भी बाजार दे रहा है। ओके, अच्छा सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये
हमारी बात जुबिलेंट पे हर बार होती है जब भी आप आते हैं। 800 रुपये का कल ये स्टॉक हो गया, अभी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है या फिर लीड करेगा ये अभी भी? सॉरी, किस पे बात कर रहे हो आप? जुबिलेंट पे हम हर बार बात करते हैं और चला भी खूब तबीयत से इस बार पिछले 20 दिन में। अब थोड़ा बुक करें या फिर अभी चलने दें इसको? अभी आपके अनुसार करना क्या चाहिए? जुबिलेंट पे हमारी जो पर्सपेक्टिव थी कि 400 से 800 तक हम इसको राइड करेंगे, वो राइड भी कंप्लीट हो गई। टारगेट खाली पूरा नहीं हुआ, पैटर्न भी पूरा हो गया। जुबिलेंट से अब हम आउट हैं और 1, 2, 3, 4 दिन में जब भी इसमें शॉर्ट सेल का सिग्नल बनेगा, हम जुबिलेंट को अगले 6 महीने 8 महीने वापस 800 से 400 की जर्नी एक्सपेक्ट करते हैं और उसके अनुसार बार-बार बेच के इसमें ट्रेड बनाएंगे। सारे एफएमसीजी जब करेक्ट कर रहे थे, जुबिलेंट एक तरफ भागता गया। अब जुबिलेंट से निकल के हम बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स में पैसे डालेंगे। अच्छा, जुबिलेंट से निकल के आप बाकी सब एफएमसी पैसा जहां डालेंगे वो कौन सी पॉकेट्स होंगे सुशील जी? टाटा कंज्यूमर को देखिए अच्छा मूव दिया, ब्रिटानिया ने अच्छा मूव दिया, कल डाबर मैरी को कोलैप्स हुए, बट आपका टेक क्या है? वो पैसा कहाँ जाएगा, किस तरफ? डाबर पे सबसे ज्यादा तेजी करनी है। उसके बाद आप सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स ले सकते हैं। समस्या है कौन सा न ले। मतलब 35% अगर हिंदुस्तान लीवर जैसा भारी भरकम स्टॉक भी बढ़ता लगता है, लेकिन बार-बार डर का वातावरण इस संसार में आएगा। क्रूड में मेरे को लगता है फाइनल लास्ट करेक्शन अगले 5, 7, 8 दिन हो जाए, उसके बाद क्रूड एक तरफा अगर भागेगा $100 तक, तो कुछ ना कुछ संसार में समस्या पैदा होने पे भागेगा। और समस्या के माहौल में, डर के माहौल में एफएमसीजी बिल्कुल सेफ बेट है। सबकी चार्ट्स रेडी है। जैसे लीवर जैसा भारी भरकम स्टॉक भी 30 से 35% यहां से रिटर्न दे देगा। 2400 वाला 3200 हो जाए, टाटा कंज्यूमर 50% बढ़ जाए, डाबर 60-70% बढ़ जाए, तो मेरे को लगता है 3 से 5 महीने में कंज्यूमर स्टॉक्स में, ये एफएमसीजी स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स पॉसिबल लगती है। एकदम चार्ट सबकी स्टैक्ड है कि ट्रक भर के ले लो इनको। ओके, ट्रक भर के ले लो। चलिए, अब एक जो एकदम 5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय? जैसा बीएससी आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इसको हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कंसोलिडेट होने देते हैं। क्या पता और भी 15-20% तक नीचे घट जाए, तो प्री एम्प्ट नहीं करेंगे। मैं आपको नाम मेंशन कर देता हूं जो हमारे रेडार पे है। हो सकता है अभी भी घटे, वॉच करेंगे। जब फाइनल सिग्नल आएगा तब हम आपको कंफर्म करेंगे, क्या पता नेक्स्ट वीक या उसके बाद। पर स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया, तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस जब भी इसमें सिग्नल आएगा, अभी हम इसको तुरंत लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए, उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे। क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो, ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हो। ओके, स्पंदना स्फूर्ति, जी हाँ, 1200 से स्टॉक 300 तक तो आ चुका है और कई लोगों का मानना है कि शायद वर्स्ट प्राइस में हो यहाँ पर। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब स्टॉक आइडियाज़ आज हमारे सामने रखने के लिए और इंडेक्स पर अपनी बोल्ड कॉल एक बार फिर से रिपीट करने के लिए। इस शो को यहाँ समेटने का समय आ गया है। वीरू और मैं अब आपसे विदा लेंगे और अगले शो के लिए यानी कि ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए श्रेया और कंचन इस ब्रेक के तुरंत बाद।